आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक से एम्पियर्स लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ कुछ वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस लॉ क्या बताता है आपको? जब भी किसी सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना हो ड्यू टू अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सम पॉइंट, देन द गॉस लॉ कैन बी यूज। गॉस लॉ करता क्या था? आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, उसकी वजह से किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था। इन अ सिमिलर वे मैग्नेटिज्म के अंदर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एम्पियर लॉ का। ये एम्पियर लॉ जो है ये आपको किसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नियर बाय पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगा आपको किसी नियर बाय पॉइंट पे ड्यू टू अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। समझ में आया? ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एम्पियर्स लॉ की, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट क्या बोलती है? द लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन along any closed path, along any closed path in a region is equal to the mu naught times, is equal to the mu naught times total current, mu naught times total current crossing through the area, crossing or passing through the area enclosed by that path, enclosed by that path। मतलब क्या है इसका? जो हमने अभी स्टेटमेंट लिखी, क्या बोला यहाँ पे? दोबारा से रीड करो। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग एनी क्लोज पाथ। तो मान लो आपने कोई भी एक क्लोज पाथ लिया जिसमें पाथ की लेंथ कितनी है? dl। उसका आपको क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट विद द मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसका हम इंटीग्रल करेंगे अलोंग क्लोज पाथ। ठीक है, क्या करेंगे? क्लोज पाथ के अलोंग इसका लाइन इंटीग्रल करेंगे। तो ये वैल्यू आपको क्या देगी? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द एरिया, द टोटल करंट पासिंग थ्रू द एरिया। तो इसको हम लिख देंगे आई नेट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, दिस वन इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ। दोबारा सुन, एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझ, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ कि तेरे पास अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा, जिसमें करंट I1 जा रहा है अपर डायरेक्शन में। दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा, जिसमें करंट I2 जा रहे हैं यहाँ पर। तीसरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है I3, उसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है I3। देन यू हैव अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर I4 अगेन, जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और लास्ट में एक हमारे पास पांचवा कंडक्टर है जिसमें करंट I5 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर दिए हुए हैं। अब तुमने क्या किया? यहाँ पे एक प्लेन रखा, यहाँ पे तुमने इमेजिनरी एम्पियर पाथ सेलेक्ट करने। ठीक है, मान लो जो तुमने पाथ जो सेलेक्ट किया है ना, वो ऐसा पाथ सेलेक्ट किया। ये वाला तुमने डॉटेड पाथ सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले तो तुम इस पाथ का नाम क्या दोगे? एम्पियर्स पाथ बोल दो, या फिर आप इसको बोल दो और एम्पियर्स सर्किट। ठीक है, अब तुम क्या बोलोगे? जो तुम्हारा ये सर्किट है, इस सर्किट में किसी भी पॉइंट के अलोंग, सर्किट में किसी भी पॉइंट के अलोंग, मान लो तुम बोलते हो तुम्हें इस वाले पॉइंट के अलोंग मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है। मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। सो यू विल एज्यूम अ स्मॉल लेंथ ऑफ दिस सर्किट, उसकी डायरेक्शन क्या माननी? dl वेक्टर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन का अगर स्ट्रेंथ आता है b वेक्टर, कितना स्ट्रेंथ आता है? b वेक्टर। तो तुम क्या बोलोगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl
यहाँ पे जो मैंने क्लोज साइन लगाए हैं ना इंटीग्रल के ऊपर, इसको हम क्या रीड करेंगे यहाँ पे, लाइन इंटीग्रल। क्या रीड करेंगे इसको, लाइन इंटीग्रल। कहाँ पे कर रहे हो, क्लोज पाथ में कर रहे हो। जो तुम्हारा पाथ है ब्लू कलर का डॉटेड पाथ, वो क्या है, क्लोज पाथ। तो हम यहाँ पे क्लैरिटी के लिए लिख भी देंगे नीचे अलोंग क्लोज पाथ। तो रीड क्या करोगे इसको आप, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल अलोंग अ क्लोज पाथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। ये नेट करंट यहाँ पे क्या है, नेट करंट क्या है, जो आपने क्लोज पाथ जो माना है डॉटेड ब्लू कलर का, उसमें कौन कौन से करंट आपके पास कर रहे हैं इस वाले ब्लू पाथ से, बताओ। I1 पास कर रहे, I2 पास कर रहे और I3 पास कर रहे। I1, I2 और I3 पास कर रहे हैं। जो आपका I4 पाथ है और I4 जो करंट कैरिंग कंडक्टर है और I5 वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये दोनों आपके एम्पियर्स पाथ के अंदर से नहीं जा रहे, एम्पियर्स पाथ के बाहर से क्रॉस कर रहे हैं। इसलिए हम इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे अपनी कैलकुलेशन में, कंसिडर नहीं करेंगे। तो कैलकुलेशन में आप कौन कौन से लोगे, I1, I2 और I3। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखो, I1, I2 और I3 इनकी डायरेक्शंस क्या हैं, ऑपोजिट। डायरेक्शन कौन सी है, ऑपोजिट है। किसकी डायरेक्शन पॉजिटिव मानोगे और किसकी नेगेटिव मानोगे, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, जहाँ पे आप करोगे क्या, जो आपने अपनी तरफ से बी वेक्टर की डायरेक्शन जो एज्यूम की है, अपनी तरफ से बी वेक्टर की डायरेक्शन जो एज्यूम की है, उस डायरेक्शन के अलोंग अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखोगे। राइट हैंड की फिंगर्स को कहाँ रखोगे, बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो जो थंब है वो आपको क्या देगा, पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन। थंब आपको क्या देगा, पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे इस केस में बताओ, अगर आपका बी वेक्टर गिवन पॉइंट पे, हमने ये छोटी लेंथ ली थी और इस छोटी लेंथ पे जो आपका बी वेक्टर था वो कहाँ पे था, टुवर्ड राइट हैंड साइड। तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को अगर आप रखोगे तो थंब कहाँ आएगा, इन द अपर डायरेक्शन। थंब क्या आएगा, अपर डायरेक्शन में। सो ऑल द करंट्स विच आर गोइंग इन द अपर डायरेक्शन विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव। तो इस गिवन डायग्राम में बताओ I1 और I2 क्या आ रहे हैं, अपर डायरेक्शन में आ रहे हैं। सो वो दोनों क्या कंसिडर होंगे, पॉजिटिव। और I3 क्या आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका साइन क्या लोगे, नेगेटिव। दिस वैल्यू विल गिव यू द नेट करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द एम्पियर सर्किट। I1 plus I2 minus I3 will give you the net current passing through the ampere circuit। समझ में आया कैसे हमने यूज किया। हमने क्या बोला, दोबारा सुनो, कि किसी भी क्लोज पाथ के अलोंग अगर आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, कोई भी क्लोज पाथ मान सकते हो, उसका कोई भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल लोगे बी डॉट डी एल का। तो वो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट, म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। समझ में आया, ठीक है। आगे देखो, मान लो सेम डायग्राम को, ये तो मैंने आपको दिखाया है फ्रंट व्यू में, अगर मैं टॉप व्यू में दिखाऊं तो एक दूसरा हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसी कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। हमने क्या किया कि अलग अलग, अब मैं पाथ ले रहा हूँ या करंट ले रहा हूँ। एक करंट है जो क्रॉस के साथ दिखा रहा हूँ I1, दूसरा है डॉट के साथ दिखाया I2, तीसरा I3 डॉट के साथ, चौथा क्रॉस के साथ I4, और पांचवा मैं मान रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस के साथ I5, ठीक है। अब मैं अलग अलग एम्पियर सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ और मुझे हर एम्पियर सर्किट के लिए एम्पियर सर्किट लॉ लिख के बताओ क्या आएगा। इन द फर्स्ट केस माई एम्पियर सर्किट इज अलॉन्ग दिस वायलेट पाथ, this is my circuit number 1, then the red colored one is my circuit number 2, then this white colored one is my circuit number 3. So I am giving you total 3 minutes to write down these three, for these three path एम्पियर सर्किट लॉ। सब अपनी अपनी कॉपी में लिख के बताओ क्या आएगा।
हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहले सर्किट के लिए बताओ क्या लिखोगे आप एम्पियर सर्किट लॉ। फॉर द फर्स्ट सर्किट विल बी रिटन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर अलॉन्ग द फर्स्ट कर्व विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। जो हमारा प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में जो करंट आ रहा है उसको अगर मैं पॉजिटिव एज्यूम करूं तो जो अंदर की तरफ जा रहा होगा वो वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो आई वन कौन सा है, नेगेटिव वाला। आई वन कौन सा है, नेगेटिव वाला। सो उसको क्या लिखोगे, माइनस आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। तो ये हो गया पहले सर्किट के लिए एम्पियर सर्किट लॉ। अब अच्छा दूसरे सर्किट के लिए लिख के बताओ कैसे लिखोगे। दूसरे के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अलॉन्ग द सेकेंड कर्व विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। जो सेकंड सर्किट है उसके लिए आई थ्री करंट तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, सो डेट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। बाकी आई फोर और आई फाइव दोनों क्या है, इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर, सो डेट विल बी माइनस आई फोर माइनस आई फाइव। लास्ट थर्ड सर्किट के लिए बताओ क्या लिखोगे। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर अलॉन्ग द थर्ड सर्किट विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स इंटू आई वन आई टू प्लस आई थ्री। समझ में आया? ठीक है, कैसे लिखा हमने। जब भी आप एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करोगे तो यहाँ पे हमारे को सर्किट सेलेक्ट करना बहुत ध्यान से होगा। सर्किट को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करेंगे। रीजन क्या है सर्किट को सिलेक्ट करने के लिए, या रूल्स क्या हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे एम्पियर सर्किट लॉ में, सो यू आर गेटिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट को अगर हटाओगे तो आएगा कौन सा टर्म, कॉस थीटा। If you will remove this dot product, then you will say it will be b dl cos theta, where theta is the angle between the length vector and magnetic field vector. एंगल बिटवीन द लेंथ वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अच्छा बताओ, इन केस अगर तुम्हारे दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो गया, इफ थीटा इज 0 डिग्री, सो इसका मतलब क्या आएगा, इंटीग्रल बी डॉट डी एल को तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल बी डी एल। हमारा वेक्टर नोटेशन हट जाएगा, क्योंकि वेक्टर को जब हमें कैलकुलेट करना हो तो वहां पे तुम डॉट को हटा के कॉस थीटा लिखोगे। थीटा अगर 0 डिग्री आते हैं मतलब बी और एल दोनों में क्या हो गए, पैरेलल हो गए या एंटी पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल हो जाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, एंटी पैरेलल हो गए तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा उस केस में, 180 डिग्री। और उस केस में लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर विल बी सिंपली कन्वर्टेड टू माइनस बी इंटू डी एल। ठीक है, वेक्टर से हम स्केलर में आ गए, वेक्टर से स्केलर में आ गए, कंसिडरिंग इफ द थीटा बिटवीन द टू इज 0 और 180 डिग्री। इन केस इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो वहां पे तुम क्या बोलोगे, कॉस 90 का वैल्यू कितना आता है, 0। तो वहां पे बी डॉट डी एल वेक्टर डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 0। सबसे पहली बात तो ये। सो यू विल चूज योर एम्पियर सर्किट इन सच अ वे दैट एट ईच एंड एवरी पॉइंट along the ampere circuit either B and DL are parallel to each other or they are perpendicular to each other. अगर पैरेलल हुए या एंटी पैरेलल हुए तो एंगल कितना आएगा, 0 या 180, उसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आपका एंगल 90 डिग्री आता है तो उससे तो आपका डायरेक्टली बी डॉट डी एल कितना आ जाएगा, 0। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है, जैसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे, यहाँ पे देखो, अगर आपको बी डॉट डी एल को भी अगर फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, अगर आपके एम्पियर सर्किट के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर कांस्टेंट रहता है, बी डॉट डी एल को कैलकुलेट करते वक्त अगर आपके एम्पियर सर्किट के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर कांस्टेंट रहता है तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विल बी अ कांस्टेंट। और अगर ये वाला वैल्यू हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। सो आपका इंटीग्रल बी डी एल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल बी डी एल में, जहां पे बी क्या आ जाएगा, इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंटीग्रल साइन से बाहर। और जैसे ही आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया तब आप बोलोगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल विल गिव यू द सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन पाथ। इट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द एज्यूम्ड एम्पियर सर्किट।
सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है आप लोगों के लिए, इसलिए B.dl का लाइन इंटीग्रल को आपने बहुत सिंपली B इंटीग्रल ऑफ dl कैलकुलेट कर दिया। समझ में आया? इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं जिसकी बेसिस पे आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। सो इन द फर्स्ट केस लेट अस कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स यूजिंग एम्पियर्स लॉ। हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा था कि स्ट्रेट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन अगर कैलकुलेट करना हो तो वो कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, विच वी कैलकुलेटेड यूजिंग द बायट-सैवर्ट लॉ। हम यहाँ पे सेम डेरिवेशन करेंगे बट यूजिंग द एम्पियर-सर्किटल लॉ। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे P पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, गिवन दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड, सो यू विल चूज योर एम्पियर सर्किट इन सच अ वे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, that at each and every point along the ampere circuit either the magnetic induction value is parallel, anti-parallel or perpendicular to the length vector at that point। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे इस टाइप का एक डॉटेड येलो कलर का डॉटेड वाला जो हमारा पाथ है, ये मान लेते हैं हमारा एम्पियर सर्किट है। लेट दिस वन इज योर एम्पियर सर्किट। देन यू ऑलरेडी नो कि P पॉइंट पे जो हमारी मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू जो होगी या उसका डायरेक्शन जो होगी, वो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल यू मे कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द P पॉइंट। बताओ P पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आएगी, इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर, इट विल बी इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। तो उसको हम एरो की जगह यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ करते हैं, it will be invert the plane of paper, so at P point I will draw a cross। ठीक है, ये जो सर्किट जो हमने बनाया है ना, इस सर्किट में जो सॉलिड पोर्शन जो है, दिस सॉलिड पोर्शन इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एंड द डॉटेड पोर्शन इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब अगर हम सेम पॉइंट P पे लेंथ वेक्टर अगर कैलकुलेट करें, लेंथ वेक्टर की अगर मैं डायरेक्शन देखूं, सो दैट डायरेक्शन आई कैन टेक इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। वो भी कहाँ पे आएगी, इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। सो सिंस बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द लेंथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, सो आई विल से दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ B dl cos थीटा, वेयर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों, सिंस B वेक्टर एंड dl वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। सो यू विल से लाइन इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर विल सिंपली बी इक्वल टू लाइन वेक्टर ऑफ B इंटू dl। ठीक है, अच्छा दूसरा आपको ये पता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, कॉन्स्टेंट होगी अलॉन्ग दिस पाथ, वेयर आई एम एज्यूमिंग दैट द रेडियस ऑफ दिस पाथ इज r। So at each and every point along this ampere circuit, the magnitude of the magnetic field will be uniform और constant। अगर constant है तो B भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा और आपके पास बचेगा किसका, लाइन इंटीग्रल ऑफ dl। लाइन इंटीग्रल ऑफ dl आपको क्या बता रहा है कि आपको इस पूरे एम्पियर सर्किट का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, सर्कमफेरेंस का। जो हमारा एम्पियर सर्किट है वो है किस शेप का, सर्कुलर शेप का है। किस शेप का है वो, सर्कुलर शेप का। सो इसका सर्कमफेरेंस कितना आएगा, 2πr। कितना आएगा, 2πr। सो इट विल बी B इंटू 2πr। हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड तो कैलकुलेट कर लिया एम्पियर सर्किट का, विच इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर द राइट हैंड साइड ऑफ द एम्पियर सर्किट यू विल से दिस B डॉट dl शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट विच इज पासिंग थ्रू द एम्पियर सर्किट। नेट करंट कितना पास कर रहे हैं, I। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडक्टर है जिसमें करंट कितना पास कर रहे हैं, I। So B dot dl, line integral of B dot dl should be equal to mu naught into I। This is equation number 2। By equating equation number 1 and 2, you will say that the value of B into 2πr should be equal to mu naught into I। So the value of B will be equal to how much, mu naught I upon 2πr। कितना आएगा, mu naught I upon 2πr।
समझ में आया? ये वही वैल्यू है जो हमने बायट सावर्ट लॉ को यूज़ करके एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी भी आर डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पे अगर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना हो, सो मैग्नीट्यूड किसका होगा उसका, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और डायरेक्शन कैसे देखोगे, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन कैसे देखोगे, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अगली डेरिवेशन देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। सोलेनॉइड होता क्या है बेसिकली, आपका कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज बाउंड ऑन एनी सर्कुलर कोर, सर्कुलर कोर के ऊपर अगर आप अपने वायर को अगर बाउंड करते हो तो वो आपका बनेगा सोलेनॉइड। सो लेट इन दिस सोलेनॉइड द करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ये वाला जो है ये सॉलिड प्लेन है, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो आ रही है दैट इज गोइंग इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इस टाइप से आपका करंट चल रहा है इस गिवन सोलेनॉइड में। द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड will be given by this value which is capital R. Let small n denote the number of turns per unit length, number of turns per unit length of the solenoid. जो आपके सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इट लुक समथिंग लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होंगी सोलेनॉइड में। यहाँ पे गोल्डन कलर की जो वायर है दैट इज गोल्ड वायर, और इट में भी है कॉपर वायर। और जो पिंक कलर की जो आपको लाइंस जो दिख रही हैं वो लाइंस क्या डिनोट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड। वो लाइंस क्या शो कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और क्लियरली अगर आप देखोगे सो जितनी भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के इंटरनल पॉइंट पे अगर आप देखोगे सो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म है। और अगर आप किसी भी पॉइंट बाहर वाले पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखते हो सो अंदर वाली जो और जो मैग्नीट्यूड जो है वो आपको किससे दिख रहा है, कलर से। व्हाइट कलर का जो मैग्नीट्यूड जो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है इट रिप्रेजेंट की द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज वेरी हाई as compared to all the points which are outside the solenoid, क्योंकि outside the solenoid you are getting very weak lines। वाइट कलर की बहुत थिन लाइंस हैं जो बाद में किस कलर की होती जा रही हैं, जैसे जैसे हम सोलेनॉइड से दूर जा रहे हैं, ब्लूइश कलर की, विच शोज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग ड्रास्टिकली आउटसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, और 3D डायग्राम अगर आप देखोगे तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, वेयर the field lines are almost uniform and parallel to each other inside the solenoid। ठीक है, हमारी यहाँ पे एक assumption रहती है जब भी हम solenoid की derivation करते हैं that there are infinite number of turns। either you will say that the solenoid is long, solenoid क्या है, long है, उसका मतलब क्या है that both the ends of the solenoid are extending up to infinity, and secondly there are infinite number of turns, or you may say that all the turns are tightly wound, they are closely bound with each other। क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड। जिसका मतलब कि अगर आप ये वाला डायग्राम देखो सो यहाँ पे देयर इज सम सर्टेन गैप बिटवीन द टू कॉइल्स। सेकेंड कॉइल और थर्ड कॉइल के बीच में भी कुछ गैप है, सिमिलरली थर्ड और फोर्थ के बीच में भी कुछ गैप है हमारा। जैसे जैसे आप इस गैप को कम करते जाओगे गिवन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, टर्न्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आपके बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा यूनिफॉर्म आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती जाएंगी इनसाइड वाले पॉइंट पे, और उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आउटसाइड वाले पॉइंट पे। ये इस वाले डायग्राम से समझो। यहाँ पे जैसे हमें कितने टर्न्स दिखाए हैं, 4 टर्न्स दिखाए हैं। दिस इज योर फर्स्ट टर्न, दिस वन इज योर सेकेंड टर्न, देन थर्ड एंड देन फोर्थ टर्न। 4 टर्न दिखाए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है विच इज इनसाइड द सोलेनॉइड, दोज आर ऑलमोस्ट पैरेलल एंड यूनिफॉर्म। अगर मैं आउटसाइड वाले पॉइंट पे देखूँ सो 2 टाइप की मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, वन विच आर शोन बाय दीज रेड कलर्स, और यहाँ पे एरो जो हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। सो एरो की डायरेक्शन देखो कहाँ पर है, यहाँ पे ऊपर की तरफ,
इस वाले में भी अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसके साथ वाला जो मेरा सर्कल है उसमें बताओ एरो कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ फॉर अ पॉइंट, से फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट विच इज क्यू पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है रेड कलर वाली, वो किस डायरेक्शन में क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन क्यू पॉइंट अगर मैं राइट हैंड साइड वाले ग्रीन कलर वाले मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर मानूं, सो क्यू वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, सिंस करंट इज पासिंग थ्रू बोथ ऑफ देम इन द सेम डायरेक्शन। दोबारा देखो, जो मेरा क्यू पॉइंट है, जो मेरा पॉइंट नंबर क्यू है, हम ऐसे करते हैं, एक फील्ड लाइन और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर की, विच विल बी इन दिस सर्कल, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। सिमिलरली हम रेड कलर वाली एक और फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं जो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोनों फील्ड लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं आपस में, दोनों जिस पॉइंट पे टच की, उस वाले पॉइंट का मैंने नाम दिया क्यू। उस पॉइंट का नाम क्या दिया, क्यू पॉइंट को अगर मैं रेड कलर वाले सर्कल पे अगर मानूं, सो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। क्यू पॉइंट को अगर मैं ग्रीन वाले पॉइंट पे मानूं, ग्रीन वाले सर्कल पे अगर मानूं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। दोनों ही जो मेरी रेड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है और ग्रीन वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, ये बनी किस वजह से, ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में करंट सेम पास कर रहे हैं, सो करंट आई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दूसरा, जो क्यू पॉइंट है ये दोनों कॉइल्स के मिड पॉइंट पे अगर लाई कर रहा हो, दोनों पॉइंट्स के अगर मिड पॉइंट पे अगर लाई कर रहा होगा, तो इसका कॉइल से डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सेम। कॉइल से डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, सेम डिस्टेंस। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बोथ द रेड कलर्ड वन एंड द ग्रीन कलर्ड वन विल बी इक्वल, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। सो क्यू पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी आपको, जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी आपको क्यू पॉइंट पे, जीरो। सेम फिनोमेना विल हैपन एट ईच एंड एवरी पॉइंट lying on the outside of the solenoid only and only if, क्या कंडीशन, सबसे पहला कि जो हमारी सोलेनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, इन्फिनिट, और यू में से कि सारी की सारी जो कॉइल्स हैं वो आपस में टाइटली बाउंड है। टाइटली बाउंड के केस में आप एक सिंगल कॉइल को, एक सिंगल टर्न को एक सर्कुलर टर्न एज्यूम कर सकते हो। इन केस अगर वो टाइटली बाउंडेड नहीं है, सो उस केस में आप सर्कुलर नहीं एज्यूम कर सकते एक सर्कल को, तो आपका सर्कल नहीं बनेगा, तो आपका हेलिक्स बनेगा। कैसा बनेगा, हेलिक्स, सबसे पहली चीज़। इसलिए जो मेरा ऊपर वाला जो डायग्राम है उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट सर्कल बनाए हैं, और अगर ये लूजली बाउंडेड अगर होता, सो वहाँ पे अगर हमारी ये होती एक्सिस, इफ दिस वुड हैव बीन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, देन यू वुड शो फॉर अ लूजली बाउंडेड सोलेनॉइड इस तरीके से, विच शोज दैट देयर इज सर्टेन गैप बिटवीन द टू कॉइल्स ऑफ द सोलेनॉइड। समझ में आई बात, ठीक है। तो हमारी एजम्पशंस क्या क्या हैं, दोबारा बोलो। सबसे पहली एजम्पशन, लेंथ इज इनफाइनाइट, क्लोजली बाउंडेड, लेंथ इज इनफाइनाइट और क्लोजली बाउंडेड टर्न्स ऑन द सोलेनॉइड। और दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड एट एवरी पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड इट इज जीरो। बात समझ में आई, ये हमने एजम्पशंस क्यों ली। So now on the basis of these assumptions, now let us calculate the strength of the magnetic field inside the point, inside any point on the solenoid, ठीक है। और सोलेनॉइड में से जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, अगर मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन आपको निकालनी होगी, देन यू विल यूज द राइट हैंड थंब रूल। जैसे कि अगर आप इस वाले डायग्राम में देखो, इन द फर्स्ट केस द करंट इज कमिंग फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। सो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, पीछे से आया और आगे की तरफ गया, पीछे से आया और घूम के आगे की तरफ गया, ठीक है। करंट कैसे बना रहे, सर्कुलर टर्न्स बना रहे। करंट कैसे बना रहे, सर्कुलर टर्न्स, पीछे से आएगा और आगे की तरफ करंट जा रहे। सो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अगर इस करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड आपको इस केस में कहाँ पे मिलेगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। दूसरा केस देखो, इन दिस केस द करंट इज अगेन गोइंग फ्रॉम बैक साइड एंड देन इट इज कमिंग इन द फ्रंट साइड से ऐसे गोल घूम के आ रहे। सो इन दिस केस इफ यू विल टर्न द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन
in the direction of current, then the thumb will give you the direction of the magnetic field. समझ में आया? सो इस केस में जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कहाँ पे जाएंगी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच इज द डायरेक्शन ऑफ द थंब ऑल्सो. सो सोलेनॉइड में से जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होगी तो आप क्या करोगे? राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे. सो थंब आपको क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ठीक है, अब आओ इसकी हम मैग्नीट्यूड देखते हैं. मैग्नेटिक इंडक्शन जब हमें कैलकुलेट करना होगा, सो आई एम रीड्रॉइंग दिस डायग्राम. और यहाँ पे एक काम करते हैं साथ में. हमने क्या एज्यूम किया था? दैट स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपने एज्यूम किया. ठीक है, अब इसके लिए हम एक एम्पियर सर्किट एज्यूम करेंगे. हम एम्पियर सर्किट एज्यूम करेंगे कीपिंग इन माइंड दोज टू बेसिक थिंग्स. पहला, at each and every point on the ampere circuit, the direction of the magnetic field and the length vector should be either parallel or perpendicular to each other. और दूसरा, जो भी हमने लेंथ भी जो मानी है उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन का स्ट्रेंथ क्या रहना चाहिए? यूनिफॉर्म, सो दैट जो हमारा बी है वो भी इंटीग्रल साइन से क्या आ जाएगा? बाहर यूज कर पाए. सो फॉर दैट सेक आई एम यूजिंग एन एम्पियर सर्किट एज दिस रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल मैं मान रहा हूँ ए बी सी एंड डी. ए बी सी डी ऐसा मैंने रेक्टेंगल माना. अगर मैं ए बी वाले पोर्शन की बात करूं तो वहां पे मेरी लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? दिस वन. बी से सी लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन विल बी अपवर्ड. सी टू डी लेंथ वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड डी टू ए द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ वेक्टर इज लाइक दिस. एंड फॉर दिस केस, सिंस द करंट की डायरेक्शन देखो जो मैंने ग्रीन कलर के एरो से दिखाई है, यहाँ पे ये क्या बता रही है कि जो करंट है वो पीछे की तरफ गया और फिर गोल घूम के आगे की तरफ आया. सो राइट हैंड की फिंगर्स को इस सोलेनॉइड के अलॉन्ग जब आप वाउंड करोगे तो थंब आपको क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. सो द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग फ्रॉम राइट टुवर्ड द लेफ्ट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. बात समझ में आई? अब यहाँ पे इस एम्पियर सर्किट के लिए ए बी सी डी वाला जो मैंने एम्पियर सर्किट यूज किया है, इसके लिए अगर मैं एम्पियर सर्किट लॉ लिखूँ तो वो क्या बोलेगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर फॉर द क्लोज पाथ ए बी. क्लोज पाथ कौन सा है? ए बी सी एंड डी. दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट विच इज पासिंग थ्रू द सर्किट. अच्छा, जो मेरी ए बी वाली लेंथ है, लेट अस एज्यूम दैट द लेंथ ए बी इज इक्वल टू एक्स. ए बी वाली लेंथ कितनी है? एक्स. और बी सी वाली लेंथ कितनी है? वाई. ए बी वाली लेंथ कितनी है? एक्स. इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन and the considered length between A and B is x. A और B के बीच की लेंथ कितनी है? x. और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने गिवन है आपको? n. सो कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास करेंगे ए बी वाली लेंथ में से? ए बी वाली लेंथ में से कितने नंबर ऑफ टर्न्स पास करेंगे? आप बोलोगे दैट विल बी गिवन बाय दिस लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं? n. और टोटल लेंथ कितनी है? x. सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए? n इंटू एक्स. एक टर्न में से करंट कितना जा रहा है? आई. सो n इंटू एक्स नंबर ऑफ टर्न्स में से कितना करंट जाएगा? n एक्स आई. कितना जाएगा? n एक्स आई. सो द नेट करंट विच इज पासिंग थ्रू द एम्पियर सर्किट इज इक्वल टू n एक्स आई. वेयर आई एम अगेन रिपीटिंग दैट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, x इज द लेंथ ऑफ द एम्पियर सर्किट एंड I इज द करंट विच इज पासिंग थ्रू वन कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड, और I इज द करंट विच इज पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड इटसेल्फ. ठीक है, इसकी राइट हैंड टर्म को लेफ्ट हैंड टर्म को सिंप्लीफाई हम करेंगे बाय एज्यूमिंग और बाय सेइंग दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर अलॉन्ग द क्लोज पाथ ए बी सी डी कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 सब पाथ्स. पहला पाथ कौन सा? बी डॉट डी एल फॉर ए बी प्लस बी डॉट डी एल वेक्टर फॉर बी सी प्लस बी डॉट डी एल for CD and line integral of B dot DL for D2A. अच्छा, अगर मैं BC और AD वाले लेंथ की बात करूं, BC और AD वाले लेंथ के लिए, सो फॉर BC आपका
लेंथ वेक्टर किस डायरेक्शन में है, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फॉर बोथ ऑफ देम द लेंथ वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो. दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो. सो विल से दिस टर्म विल बी जीरो एज वेल एज दिस टर्म विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो. अब बात करो ए बी की. ए बी के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो है बिकॉज द लेंथ ए बी इज लाइंग आउटसाइड द सोलेनॉइड. द लेंथ ए बी इज लाइंग आउटसाइड द सोलेनॉइड. तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो. सो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फॉर द लेंथ ए बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो. बचेगा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ सी डी वाला पाथ. कौन सा बचेगा, सी डी वाला. सी डी वाले पाथ के लिए अगर तुम बी की बात करोगे सो दिस बी विल बी यूनिफॉर्म. बी क्या होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या थी, दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू ईच अदर. दूसरा बी वेक्टर और डीएल वेक्टर फॉर द पार्ट सी डी. सी डी वाले पाथ के लिए बी वेक्टर और लेंथ वेक्टर दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के. दोनों क्या हैं, पैरेलल. तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री. सो आई विल से द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर फॉर द पाथ ए बी सी डी is reduced to line integral of b vector dot dl vector for the path cd. अच्छा, cd वाले पाथ के लिए कितना आएगा, सिर्फ अगर मैं इतने को बोलूँ सो दिस विल बी b डॉट डी एल इंटू कॉस थीटा. cd वाले पाथ के लिए, और cd वाले पाथ के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो. सो दिस विल बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ b इंटू डी एल फॉर द पाथ cd. अच्छा, सी डी वाले पाथ के लिए बी भी क्या है, यूनिफॉर्म, क्योंकि इनसाइड वाला पॉइंट था ना. सो बी भी क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रल साइन से बाहर. एंड दिस विल रिड्यूस टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल अलॉन्ग द पाथ सी डी. सी डी पाथ के अलॉन्ग डी एल का इंटीग्रल क्या देगा, लेंथ ऑफ द पाथ सी डी. सो दिस विल बी इक्वल टू बी इंटू एक्स, क्योंकि सी डी वाले पाथ की लेंथ कितनी है, एक्स. अब हम इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे. कौन कौन सी इक्वेशंस, दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन योर इक्वेशन नंबर 2. So you will say that b into x will be equal to mu naught n I x. b into x is equal to mu naught n I into x. X will cancel out on both the side and you will say that magnetic field inside any point on the solenoid is equal to mu naught n I. कितना आएगा, mu naught n I, where small n denotes number of turns per unit length of solenoid. समझ में आई बात, ठीक है. आगे देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड एट इट्स एंड. इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट कुछ जगहों पे ये अगर आपसे सॉल्व करवा ले या अगर आपसे पूछ ले कि इसका रिजल्ट कितना आएगा, सो यू मस्ट नो द रिजल्ट. देन फॉर द सेम केस दैट द करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन इज इनफाइनाइट, देन यू विल से इनफाइनाइट की वजह से कितना था, B magnetic field due to infinitely long current carrying conductor was equal to mu naught Ni. So the magnetic field inside the solenoid due to semi infinite will be that of half of the infinite. इनफाइनाइट वाले का हाफ हो जाएगा, तो सेमी इनफाइनाइट का कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2. समझ में आया, कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है. एंड इन द लास्ट केस फॉर द सोलेनॉइड, अगर आपको लेंथ जो है वो इनफाइनाइट ना दिखे, अगर फाइनाइट लेंथ गिवन हो, अगर आपको फाइनाइट लेंथ गिवन हो, तो से फॉर एग्जांपल जो हमारे डॉटेड पाथ जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमारी लेंथ सोलेनॉइड की क्या हो जाएगी, कितनी लेंथ हो जाएगी हमारी, एक फाइनाइट लेंथ हो जाएगी. नाउ फॉर दिस फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट एनी पॉइंट, say for example if you want to calculate the magnetic field at this point which is lying on the axis of the solenoid P, then what you will do, you will make two angles, दो हम एंगल बनाएंगे to the two ends of the solenoid. Let this angle is theta 1 and this angle, this complete angle is theta 2. No, don't take this angle, you may take this angle. If this angle is theta 2, theta 1 और theta 2 अगर आपको इस तरीके से दिए हुए हैं, तो वहाँ पे P पॉइंट पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट
एन आई बाई टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू कितना मिलेगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू। समझ में आया? वेयर दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल विच इज कैपिटल एल, आर इज द radius of the solenoid, capital R is the radius of the solenoid, and then you have n gives you the number of turns per unit length, capital N denotes total number of turns और L लेंथ है, सो स्मॉल n की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल L अपॉन L, वेयर कैपिटल N denotes the total number of turns, कैपिटल L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड विल गिव यू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर द गिवन सोलेनॉइड। समझ में आई बात?